बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स मेरा नाम मोहम्मद वजाहत अब्बास है और आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं। सेकंड चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक बायोकेमिस्ट्री को जिसके हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे, आगे डिफ़ाइन पढ़ेंगे, फिर इसकी टाइप्स पढ़ेंगे और इसी तरह से इसकी इंपॉर्टेंस वगैरह ये सारे पॉइंट्स को, टॉपिक्स को जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं जी इसकी डिफ़ाइन की जानिब। बायोकेमिस्ट्री बेसिकली है क्या? बायोकेमिस्ट्री नंबर 1 ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायो की एक शाख है, ब्रांच है। सेकंड, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर हम मुतालिया करते हैं जी केमिकल रिएक्शंस का और प्रोसेसेस का जो हमारी बॉडी के या तमाम जानदारों की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। यानी बायोकेमिस्ट्री बायो की ऐसी ब्रांच है, ऐसी शाख है जिसमें हम उन तमाम केमिकल रिएक्शंस और प्रोसेसेस का मुतालिया करते हैं जो तमाम जानदारों में पाए जाते हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो चौपाए हों, चाहे वो वायरसेस हों, बैक्टीरिया हों, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, प्लांट्स हैं, जो भी हैं, उनकी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस और प्रोसेसेस पाए जाते हैं उनका मुतालिया बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, इसी तरह से और भी बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं, प्लांट्स की बॉडी में होते हैं और दीगर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में होते हैं। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस, ये क्यों अहम है जी बायोकेमिस्ट्री? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये ऑर्गेनिजम्स की एनाटॉमी यानी उनकी बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को, और फिजियोलॉजी से मुराद उनकी बॉडी के अंदर पाए जाने वाली इंटरनल स्ट्रक्चर्स के फंक्शन को समझने के लिए अहम किरदार अदा करता है। यानी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल के तौर पर हमारी बॉडी ले लो, हमारा अंदर क्या पाया जाता है? हमारे अंदर हार्ट पाया जाता है, स्टमक पाया जाता है, लिवर पाया जाता है, लंग्स पाए जाते हैं, इंटेस्टाइन्स पाई जाती हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारी स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारी बॉडी में पाई जाती हैं, और फिजियोलॉजी उन इंटरनल स्ट्रक्चर्स के फंक्शन को कहते हैं, उन इंटरनल स्ट्रक्चर्स के फंक्शन का मुतालिया। तो ये एनाटॉमी और इंटरनल स्ट्रक्चर्स की जो है उनकी फिजियोलॉजी के बारे में हमें समझाती है और उसे समझने में हमारी हेल्प करती है। अच्छा, क्यों जी? बिकॉज ऑल स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स है बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि इंसान के जिस्म में या जानदारों के जिस्म में जितनी भी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं वो सब की सब बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशंस रखती हैं, यानी बायोकेमिकल कंपाउंड्स से बनी हुई होती हैं, केमिकल कंपाउंड्स से बनी हुई होती हैं। अब ऑर्गेनिजम्स हमारे पास जो होते हैं जी, इनकी कंपोजिशन हम पढ़ेंगे। ऑर्गेनिजम्स की कंपोजिशन के लिहाज से जो होता है, ऑर्गेनिजम्स दो कंपाउंड से बने हुए होते हैं, दो कंपाउंड्स के। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 टाइप्स ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। यहाँ पर उसने कहा ना, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सब की बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है। बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन से मुराद वो केमिकल कंपाउंड से बने होते हैं, और केमिकल कंपाउंड्स 2 तरह के होते हैं। अब आगे हम ये टाइप्स, हमने कहा ना ऑर्गेनिजम्स के अंदर 2 टाइप्स ऑफ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। वो 2 टाइप्स कौन सी हैं? एक होता है हमारे पास ऑर्गेनिक और एक होते हैं इनऑर्गेनिक। सो अब हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स की टाइप्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एक ही वक्त में दोनों एक ही कंपाउंड के अंदर पाए जाते हैं। यानी ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर एक ही वक्त में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद हों, और ऐसे कंपाउंड जिनके पास एक ही वक्त में कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद ना हो, यानी कार्बन और हाइड्रोजन एट अ टाइम ना पाए जाते हों। अगर कार्बन हो तो हाइड्रोजन ना हो, हाइड्रोजन हो तो कार्बन ना हो, यानी इन दो में से कोई एक पाया जाए तो फिर वो ऑर्गेनिक होंगे। अगर दोनों कार्बन भी और हाइड्रोजन भी, दोनों कार्बन और हाइड्रोजन एट अ टाइम प्रेजेंट होंगे, इन द सेम टाइम, एक ही वक्त में दोनों मौजूद होंगे एक कंपाउंड में, तो वो कंपाउंड ऑर्गेनिक होते हैं, और जिनमें मौजूद ना हो वो इनऑर्गेनिक होते हैं। The compounds in which both carbon and hydrogen are present in the same time are called organic compounds. और ऐसे compounds जिनके अंदर in which carbon and hydrogen are not present at a time are called inorganic compounds. उसके बाद देखें जी एग्जांपल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स आ गया। कार्बोहाइड्रेट्स की एग्जांपल में आप ले सकते हैं ग्लूकोज वगैरह, जैसे कि ग्लूकोज की का फार्मूला है हमारे पास C6H12O6। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया। आप देखें यहाँ पर कार्बन भी और हाइड्रोजन भी दोनों एक ही वक्त में पाए जाते हैं, दोनों एक ही वक्त में बैक वक्त दोनों मौजूद हैं, बैक वक्त दोनों मौजूद हैं, एक ही वक्त में दोनों पाए जा रहे हैं। तो ग्लूकोज के अंदर कार्बन भी और हाइड्रोजन भी। सिमिलरली अब ले लें, अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड CO2
कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, तो ये हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। सिमिलरली वाटर हो गया H2O, इसके अंदर अब हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन नहीं है, यानी ऊपर हमने पढ़ा था कार्बन और हाइड्रोजन में से कोई एक मौजूद होगा एक वक्त में, दोनों एक साथ नहीं पाए जाएंगे। इसी तरह से एसिड्स, फॉर एग्जांपल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लें जी, HCl, तो ये हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी तरह से कुछ बेसिस हो गई, क्योंकि बेसिस ऐसी जिनके अंदर जो जैसे OH आयन, हाइड्रोक्साइड आयन हो गया जो रिलीज़ करते हों, इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करते हों, तो बेसिस जितनी भी होती हैं वो हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। एसिड भी इनऑर्गेनिक कैटेगरी में आते हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड ये इधर आते हैं। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। और हमारे पास इनका थर्ड पॉइंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक नेचर रखते हैं। नेचर के लिहाज से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक नेचर रखते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव इनऑर्गेनिक नेचर। ये जस्ट फॉर पॉइंट को इंक्रीज करने के लिए बनाए हैं। जब शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर कंपैरिजन फॉर्म में पूछ लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उसके साथ अब एक पॉइंट से तो गुजारा नहीं चलेगा ना। सिर्फ आप अगर डिफाइन लिख देंगे, एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे, तो वो एक नंबर भी बड़ी मुश्किल से देगा। तो डिफाइन, साथ एग्जाम्पल और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेचर, ये 3 पॉइंट इसके मस्ट आप पूरे लिखेंगे, फिर पूरे नंबर मिलेंगे 2। उसके बाद आ गया हमारे पास थर्ड स्टेप। हमने और बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ा था जी, डील्स ऐसी ब्रांच है जो हमें किस बारे में बताती है, ऑल केमिकल रिएक्शंस एंड प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस और प्रोसेसेस कौन से होते हैं, क्या प्रोसेस होते हैं, क्या रिएक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर। अब इसके ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी। देखिए, मेटाबॉलिज्म। सो ऑल केमिकल रिएक्शंस एंड प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन सेल। तो एक सेल के अंदर, सेल जी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का होता है। ऑर्गेनिजम्स जितने भी होते हैं वो सेल, उनका ये बेसिक यूनिट है, यानी उनके वजूद की बुनियाद है, उनकी बॉडी की पहली इकाई है। उनकी बॉडी सेल, यानी बहुत सारे सेल्स मिले हैं तो फिर जाके उनकी बॉडी बनी है। तो बॉडी की पहली जो बेस है वो उनका सेल है। तो एक सेल के अंदर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से नहीं बने हुए थे, याद रखिएगा, सेल्स से सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने हुए थे, नॉन नहीं बने होते। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने होते हैं सेल के। सो सेल के अंदर, एक सेल में जितने भी केमिकल रिएक्शन और प्रोसेसेस होते हैं उनको मजमूई तौर पर जो होता है हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ऑल केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन ए सेल आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। अब ये केमिकल रिएक्शंस और प्रोसेसेस 2 तरह के होते हैं। एक ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिनमें सारी टूट फूट होती है, और दूसरे ऐसे होते हैं जिनमें चीज़ें बनती हैं, टूटती नहीं हैं। देखें जी, टाइप्स हमारे पास मेटाबॉलिज्म की 2 हैं। एक है हमारे पास एनाबॉलिज्म और एक है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, कैटाबॉलिज्म में क्या होता है। एनाबॉलिज्म हमारे पास ऐसा केमिकल रिएक्शन है, ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सिंपलर सब्सटेंसेस आर कंबाइंड। सिंपलर सब्सटेंसेस इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं। किस लिए जी, टू फॉर्म लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। बड़े और पेचीदा मॉलिक्यूल बनाने के लिए, या बड़े और पेचीदा सब्सटेंसेस बनाने के लिए छोटे मॉलिक्यूल या सब्सटेंसेस मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं। जबकि कैटाबॉलिज्म के अंदर जो बड़े या लार्ज सब्सटेंसेस होते हैं वो बिखरते हैं, टूट कर छोटे छोटे सब्सटेंसेस बनाते हैं, और इसको कहते हैं हमारे पास कैटाबॉलिज्म। एक और डिफाइन इसमें यह भी है कि एनाबॉलिक रिएक्शंस, एनाबॉलिज्म ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर मोनोमर्स आर कंबाइंड टू फॉर्म पॉलीमर्स। मोनोमर्स इकट्ठे होकर पॉलीमर्स बनाते हैं। पॉलीमर्स बड़े बड़े यूनिट्स होते हैं, मोनोमर्स छोटी इकाइयाँ होती हैं। और जबकि कैटाबॉलिज्म के अंदर पॉलीमर्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म मोनोमर्स। पॉलीमर्स टूटकर मोनोमर्स बनाते हैं। अच्छा, अब सेकंड प्रोसेस आ गया, इसका सेकंड स्टेप हमारे पास एनाबॉलिज्म का। सेकंड ये है कि एनाबॉलिक रिएक्शन से एनाबॉलिज्म प्रोसेस जो होता है, एनर्जी इज एब्जॉर्ब, इट इज एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, दिस इज एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस बेटा। एनाबॉलिज्म दिस इज एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, एंड कैटाबॉलिज्म दिस इज एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। सॉरी, एनाबॉलिज्म जो होता है ये एनर्जी एब्जॉर्बिंग प्रोसेस होता है, जबकि कैटाबॉलिज्म जो होता है ये एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। दिस इज एनर्जी एब्जॉर्बिंग प्रोसेस एंड दिस इज एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस।
तो एनाबॉलिज्म के अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि जब भी हम बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके मिला रहे होते हैं तो उनको करीब लाने के लिए, उनको इकट्ठा करने के लिए हमें एनर्जी दरकार होती है। जबकि कैटाबॉलिज्म के अंदर बड़े सब्सटेंसेस के टूटने से एनर्जी रिलीज होती है। एनाबॉलिज्म दिस इज कंस्ट्रक्टिव इन नेचर, या दिस प्रोसेस इज कंस्ट्रक्टिव इन नेचर। एनाबॉलिज्म जो होता है ये कंस्ट्रक्टिव होता है नेचर के लिहाज से, यानी तामीराती होता है। इसके अंदर चीज़ें बनती हैं, टूटती नहीं हैं। ये बना हुआ है, बनाने वाला है। जबकि ये जो है तबाही वाला है, तबाह हुआ है, तोड़ फोड़ करता है सारी। डिस्ट्रक्टिव इन नेचर कैटाबॉलिज्म, दिस प्रोसेस इज डिस्ट्रक्टिव इन नेचर। एनाबॉलिज्म की एग्जांपल हमारे पास है फोटोसिंथेसिस, और कैटाबॉलिज्म की एग्जांपल है हमारे पास जी रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया। ये जितने प्रोसेस हैं ये हमारे पास कैटाबॉलिज्म की एग्जांपल हैं। सो आज का लेक्चर इतना ही। अगर इसके अंदर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर शेयर करें, इंशाल्लाह आपको उसका ज़रूर रिस्पांस मिलेगा। सो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपके पास पहुँचते रहें। वस्सलाम, शुक्रिया।